नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 12। ठीक है, अभी तक मैंने 11 सेट अपलोड कर दिया है और उसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा और आगे आने वाले सेशन का भी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके और आपके दोस्तों को एग्जाम में काफ़ी मदद मिल सके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा सेट है सेट नंबर 12। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो में बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी क्या है? तो शिक्षित बेरोजगारी का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्यतः नागरिक क्षेत्रीय में पाए जाने वाली बेरोजगारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सामान्यतः नगरीय क्षेत्रीय में पाए जाने वाला बेरोजगारी क्या होता है? मौसमी और अप्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में और शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में। शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में आता है। ठीक है, और मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी गांव में आता है। ठीक है, तो शिक्षित बेरोजगारी क्या हो जाएगा? नगर में। अगर वही रहता कि मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी तो गांव में हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो भारत में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करती है। ठीक है, भारत में बैंक दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई किसी कोलैटरल के बिना व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा धारा 49 के द्वारा यह देती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्शल लॉ है, डैश मार्शल लॉ है। ठीक है, तो सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून। जब किसी फोर्स से कुछ गलती हो जाती है तो उस पर मार्शल लॉ चलाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो यह लोकतांत्रिक में करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव सरकार में जो जनता होती है ना, वो सरकार की चुनाव करती है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, डैश एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। तो ये कौन सी हो जाएगी? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संघवाद। क्या हो जाएगा? संघवाद। संघवाद राज्य व्यवस्था के दो समूह, अर्थात प्रथम केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर और दूसरी प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर को समायोजित करने हेतु एक संस्थागत प्रक्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो देखते हैं इसको। क्या पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो हमारा छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, भाग 4A में दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेखन किया गया है। आरंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अभी मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। रिसेंट टाइम में 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किया गया है? प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। किसमें? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्याख्या करता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? तो वित्तीय आपात कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो जाता है कि ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत की वित्तीय स्थिरता या संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया? तो उत्तर भारत में सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने
जून 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूर्य ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूर्य ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता को किया था। आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में की गई थी। कब की गई थी? 1930 में की गई थी। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के साथ 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। यह औपनिवेशिक भारत में नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध अहिंसक विरोध और कर का विरोध करने हेतु प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान था। ठीक है, तो 1930 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अमार सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का लिंक आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचते जाएगा। इसमें इस सेशन में टोटल 25 सेट आने वाले हैं, तो आगे वीडियो तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? मैसूर का शेर के नाम से किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को जाना जाता है। मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनारस गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बनारस गंगा नदी के तट पे स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित एक शहर है, जिसे बनारस के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत। क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत जो है रूस में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो पृथ्वी रहती है। ठीक है, चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है ना, जब पृथ्वी की जो छाया बनती है ना, वो चंद्र ग्रहण को ढक लेती है। क्या करती है? चंद्र ग्रहण को ढक लेती है, तब जाके चंद्र ग्रहण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महासागरीय धारा नहीं है? कौन एक महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम। जेट धाराएं वायुमंडल के ऊपरी स्तर में तीव्र वायु की अपेक्षाकृत संकीर्ण पट्टियां है। जेट धाराओं में वायु पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, लेकिन वायु प्रवाह प्रायः उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है, जेट धाराएं गर्म और ठंडे वायु के मध्य की सीमाओं का अनुसरण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छोटी चेचक या चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है? छोटी चेचक या चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा होती है। छोटी मात्रा को वेरिसेला के नाम से भी जाना जाता है। यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होने वाला अत्यधिक संक्रमण रोग है। तो वेरिसेला जो वायरस है वो किसके कारण होता है? तो जोस्टर वायरस के कारण होता है। ठीक है, जोस्टर वायरस के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य गुहा किस अंग तंत्र का एक घटक है? मुख्य गुहा तो पाचन तंत्र का एक मुख्य घटक है। मुंह से ही जो पाचन तंत्र है वो स्टार्ट होता है, इसलिए मुख्य गुहा अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्यूलोज किस प्रकार का पोषक का उदाहरण है? तो सेल्यूलोज किस प्रकार का? तो कार्बोहाइड्रेट। किस प्रकार का? कार्बोहाइड्रेट का है। टाइफाइड सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो 3000 या उससे अधिक ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। यह पादप कोशिका भित्तियों का मूल संरचनात्मक घटक है। इसमें सभी वनस्पति पदार्थों का लगभग 33% भाग सम्मिलित होता है और यह प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। लकड़ी, कपास और सन की रस्सी सभी रेशेदार सेल्यूलोज से निर्मित होते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित बीमारी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड बुखार जो है साल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला दैहिक संक्रमण है। ठीक है, टाइफाइड बुखार किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। क्या नापा जाता है? तो विद्युत धारा नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब
देखने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? तो यह समान रहती है। क्या हो जाती है? समान रहती है। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? तो वो बढ़ जाती है। जैसे एक एक है तो वो 2 हो जाएगी, ठीक है, वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe, ठीक है, आयरन, Fe हो जाता है। लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe आयरन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेड द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वाशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर डैश कहा जाता है। वाशिंग सोडा को रासायनिक तौर पे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, धनायन कैसे बनते हैं? धनायन कैसे बनते हैं? तो धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करके पॉजिटिव बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विरंजक लिकर, विरंजक लिकर किससे जुड़ा हुआ है? सेल्यूलोज रेसे किससे जुड़ा हुआ है? दवा तथा प्रतिजीवी किससे जुड़ा हुआ है? इसका मिलान करना है, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? जो पहला है विरंजक लिकर, यह कागज और लुगदी उद्योग से जुड़ा रहता है। बाकी सब यहाँ पे गलत है, ठीक है, 2 भी गलत है और 3 भी गलत है। जो पहला है विरंजक लिकर, यही सही आंसर है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन दे दीजिएगा, और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण। क्या है? एक अजैव घटक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीब से गरीब परिवारों को इमदादी सब्सिडाइज खाना प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का क्या नाम है? तो यो अंत्योदय योजना है। अंत्योदय अन्न योजना है। क्या है? अंत्योदय अन्न योजना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षित लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? सुरक्षित लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलिसा ओटिस। किसने किया था? इलिसा ओटिस। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थी, ठीक है, इलिसा ओटिस। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी किताब के लेखक कौन है? रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी किताब के लेखक कौन है? तो यासर उस्मान। कौन है? यासर उस्मान है। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? तो यह भारत के आज़ादी के बाद प्राप्त की थी। डेट देखते हैं, श्रीलंका कब प्राप्त किया था? तो 4 फरवरी 1948, 4 फरवरी 1948। आगे बढ़ते हैं, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्ध के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता था? मस्कट। क्या कहा जाता था? मस्कट, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। दोस्तों, आप नृत्य से भी कुछ टॉपिक आप याद कर लीजिएगा, जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ को संपादित करना। पाठ को संपादित करना नहीं, पाठ का लेखन था। क्या क्या था उसमें? पाठ का लेखन था, बंध या बाइंडिंग बनाना था, और महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करना था। लेकिन पाठ को संपादित करना नहीं, पाठ को लेखन था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान विशेष रूप से सक्रिय थे? कौन थे? तो वो चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे, ठीक है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है नियमों का वर्णन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 5 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 5 में किया गया। दोस्तों, इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देख लीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी आप ये कमेंट में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।